वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर निशांत है। मैं मेडिकल ऑफिसर फेलिक्स हॉस्पिटल। आज हम जानेंगे राइनोप्लास्टी के बारे में। हमारे साथ हैं डॉक्टर ललित अग्रवाल सर। ही इज सीनियर प्लास्टिक सर्जन फेलिक्स हॉस्पिटल। सर, सबसे पहले आज हम जानना चाहेंगे कि राइनोप्लास्टी होता क्या है। राइनोप्लास्टी का मतलब होता है कि जिसमें हम नोज की शेप से चेंज करते हैं, नोज की शेप को चेंज करते हैं, है ना। राइनोप्लास्टी, राइनो मीन्स नोज एंड प्लास्टी मीन्स टू मोल्ड इट, टू चेंज इट। सो बेसिकली राइनोप्लास्टी में हम लोग क्या करते हैं कि नोज की शेप को चेंज कर सकते हैं, नोज को अल्टर कर सकते हैं। वो शेप भी कह सकते हो आप, उसके स्ट्रक्चर को, उसके फॉर्म को, उसके फंक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये जो भी सर्जरी नोज से रिलेटेड होती है उस सर्जरी को बेसिकली राइनोप्लास्टी कहते हैं। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये राइनोप्लास्टी कराने के रीजंस क्या होते हैं, क्या कारण होता है कि हम राइनोप्लास्टी कराएं। राइनोप्लास्टी बेसिकली दो तरह के लिए कराई जाती है जो कॉमनली देखी जाती है। राइनोप्लास्टी के लिए या तो मरीज जो आता है वो इसलिए आते हैं कि उनको नोज़ की शेप पसंद नहीं है, वो अपनी नोज़ की शेप में कुछ चेंज करना चाहते हैं। जैसे कई बार क्रूप नोज़ होती है, या बड़ा सा यहाँ पे हम्प होता है, पोनी हम्प या फिर सेक्टल हम्प होता है, या नोज़ डेविएटेड होती है। तो या तो स्ट्रक्चर चेंज करना है, अपीयरेंस जो कहते हैं नोज़ का। सेकंड होता है फंक्शनैलिटी के लिए। जैसे कई कई पेशेंट्स में डीएनएस होता है। डीएनएस यानी जो सेप्टम होता है वो एक तरफ को मुड़ा हुआ है हमारा। उसमें क्या होता है, नेजल ब्लॉकेज होती है पेशेंट्स को, ऐसे को, तो ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है। तो जब हम उसका सेप्टल करेक्शन करते हैं, जो डीएनएस जो सेप्टल डेविएटेड था उसको जब हम बीच में मिड लाइन में लाके रखते हैं तो उसके ब्रीदिंग काफ़ी इंप्रूव होता है। तो जो राइनोप्लास्टी है वो बेसिकली स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस के लिए करा सकते हैं या फंक्शन के लिए भी करा सकते हैं। सर, ये राइनोप्लास्टी सर होता कैसे है। राइनोप्लास्टी में बेसिकली दो टेक्निक होती हैं जिसमें जिस तरीके से हम करते हैं। या तो एक ओपन टेक्निक होती है, क्लोज टेक्निक होती है। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि क्लोज टेक्निक हम सिर्फ उन केसेस में प्रेफर करते हैं जिसमें बहुत मिनिमल चेंजेस करने हैं नोज के अंदर। जैसे ऑलरेडी नोज काफी एस्थेटिकली प्लीजेंट है बट माइनर करेक्शंस करना है, थोड़ा बहुत टिप में करना है या थोड़ा सा डॉर्सल हम्प है उसको करेक्ट करना है, तो उन केसेस में हम क्लोज राइनोप्लास्टी करते हैं। यानी हम एंडोनेजल अंदर की तरफ से इंसिजन लेते हैं और अंदर से अप्रोच करके उसको रेक्टिफाई कर देते हैं जो भी प्रॉब्लम है नोज के अंदर। ओपन अप्रोच होती है वो बेसिकली ज़्यादा प्रूफ नोजेस में यूज़ करते हैं, जैसे जिसमें कि नोज बहुत ज़्यादा डेविएटेड है या बहुत ज़्यादा काम है उसके अंदर, सेप्टम में भी काम है, नोज में भी काम, टिप पे भी काम है, डॉर्सम पे भी काम करना है, बोन्स भी ब्रेक करनी है। तो ऐसे केसेस में हम मोस्टली ओपन अप्रोच लेते हैं जिसमें कि हम यहाँ पे नीचे की तरफ एक छोटा कट लेते हैं और इसी कट को एक्सटेंड करते हैं अंदर की तरफ से। तो बेसिकली जो स्कार आता है वो अंडर साइड ऑफ कॉलेमेना पे आता है, दैट इज हार्डली वेरी क्लियरली विजिबल। ओके सर, इसकी रिकवरी टाइम क्या होती है। रिकवरी की बात करें तो कोई भी नॉर्मल सर्जरीज में 6 से 8 हफ्ते लगते हैं रिकवरी में कंप्लीट। वैसे रिकवरी की अगर एम्बुलेशन की बात करें कि पेशेंट कब से मोबाइल होगा, तो राइट फ्रॉम द सेम डे और फ्रॉम द नेक्स्ट डे द पेशेंट कैन मूव अराउंड, ही इज़ नॉट बेड रिडन। बट हाँ, रिकवरी में 6 to 8 वीक्स लगते हैं। 6 to 8 वीक्स में काफ़ी अच्छी हीलिंग हो जाती है। अगर हम फाइनल रिजल्ट्स की बात करें तो 3-6 महीने भी लग जाते हैं, कई बार 1 साल भी लग जाता है फॉर द कंप्लीट स्वेलिंग टू सबसाइड। सर, क्या राइनोप्लास्टी ये पेनफुल प्रोसीजर है। नहीं, डेफिनेटली राइनोप्लास्टी कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। नॉर्मली जो सर्जरीज हम करते हैं, राइनोप्लास्टी की सर्जरी वो जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। जनरल एनेस्थीसिया का मतलब है कि आप पूरी तरह से बेहोश होते हैं, आप सो जाते हैं और फिर हम ये सर्जरी करते हैं। जैसे आपको सर्जरी के वक्त कोई पेन नहीं होता, सर्जरी के बाद भी यूजुअली कोई पेन नहीं होता है पेशेंट से। सर, इसके कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क क्या होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो ऐसा कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसका, पहली बार। अगर माइनर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो जनरल कॉम्प्लिकेशंस है जो कि किसी भी सर्जरी में हो सकती है, जैसे इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, हेमेटोमा। कई बार स्कारिंग भी डिपेंड करती है कि पेशेंट की स्कारिंग, क्योंकि हर बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करती है, तो कई बार स्कार बन सकता है जो कि बाद में रेक्टिफाई करना पड़ सकता है। कई बार पेशेंट का सेटिस्फेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो रीच नहीं कर पाते हैं पेशेंट को, तो माइनर करेक्शन हो सकता है कि बाद में भी करना पड़ सकता है। बट ऐसा कोई यूजुअल लॉन्ग टर्म कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सर, इसके साथ कोई और प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी इटसेल्फ अगर हम बात करें तो टाइम ड्यूरेशन की बात करें, अगर एक नोज है जिसमें अच्छा खासा काम करना है, डॉर्सम पे भी, सेप्टम पे भी और बोन्स में, टिप में अगर काफ़ी सारा काम है, तो नॉर्मली राइनोप्लास्टी सर्जरी जो है 3 to 4 आवर्स लेती है हमारी। सो इसके साथ हम एक कोई छोटा प्रोसीजर कंबाइन कर सकते हैं, जैसे ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन है या ब्रेस्ट रिडक्शन, लिफ्ट। छोटी सर्जरीज कंबाइन कर सकते हैं, लंबी सर्जरी डेफिनेटली कर तो सकते हैं, बट एज द सर्जिकल टाइम इंक्रीजेस द डेफिनेटली एनेस्थेसिया रिस्क इंक्रीजेस, तो विल नॉट लाइक टू इंक्रीज द सर्जिकल टोटल सर्जिकल टाइम मोर देन 7 आवर्स। सर, इसका जो रिजल्ट होता है वो कितने दिन तक रहता है या कितने समय तक।
के लिए? राइनोप्लास्टी का जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट की बात करें तो यूजुअली रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं, क्योंकि जो हम शेप अल्टर करते हैं नोज की, जैसे अगर हम ऑस्टोटमीज कर रहे हैं, बोन ब्रेक कर रहे हैं, उसको नैरो कर रहे हैं, या कार्टिलेज को कोई अंदर से स्टिच करके कार्टिलेज को कोई कार्व कर रहे हैं या शेप दे रहे हैं, तो रिजल्ट्स यूजुअली परमानेंट होते हैं, पर एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। तो अगर राइनोप्लास्टी आपने जैसे कराई, उसके बाद अगर सपोज करो 6 महीने साल भर में आपकी अगर नाक के ऊपर कहीं से चोट लग गई या ट्रॉमा हो गया, तो रिजल्ट चेंज हो सकता है। प्लस एजिंग तो ऐसी चीज़ है कि जिसको कोई नहीं रोक सकता। तो सपोज अगर आप 30-35 में अपनी राइनोप्लास्टी करा रहे हो, तो 10-15 ईयर्स में एज यू एज के साथ स्किन की कोलेजन कम होती है, जो नोज के लिगामेंट्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ कम होती है, तो सब्टल चेंजेस आ सकते हैं नोज के अंदर। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नोज चेंज हो जाएगी, बट आपको चेंजेस विद एज कैन बी एक्सपेक्टेड। ओके सर, ये क्या इंश्योरेंस में कवर करता है राइनोप्लास्टी? इंश्योरेंस का बड़ा ही कंट्रोवर्शियल इशू है, क्योंकि अगर हम कॉस्मेटिक रीजन के लिए राइनोप्लास्टी करा रहे हैं तो डेफिनेटली वो कवर नहीं होगा। बट हाँ, अगर हम किसी फंक्शनल इशू की वजह से करा रहे हैं, सपोज ब्रीदिंग इश्यूज है या सेप्टम हमारा डिविएटेड है, एक तरफ को सेप्टम है, या टर्बिनेट्स कई बार हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो उन केसेस में अगर हम नेजल सर्जरीज करा रहे हैं तो डेफिनेटली वो इंश्योरेंस में कवर होते हैं। बट अगर हम किसी कॉस्मेटिक रीजन से अगर राइनोप्लास्टी करा रहे हैं तो डेफिनेटली वो कवर नहीं होती है। थैंक यू सो मच सर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला राइनोप्लास्टी के बारे में, जैसा कि हमारे सर ने पूरा हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है एक डिटेल में। और अभी भी आपको अगर कुछ डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए और आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक यू। थैंक यू।